हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप मेरी वीडियो का एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो जो है देखिए भौतिक विज्ञान का है, ठीक ना। भौतिक विज्ञान का जो अनसॉल्व्ड सेट 5 है, ठीक है, इसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसको आज हम लोग कहाँ तक किए थे, मतलब पहले वीडियो में कर चुके हैं प्रश्न 5 का क तक, ये ख तक हो चुका है। ये ख का अथवा है, ठीक है, ख का अथवा है, तो इसको हम लोग करेंगे आज। तो ये क्वेश्चन है। और देखिए, अगर पीडीएफ नहीं लिया है तो पीडीएफ को खरीद लीजिए, ठीक है। पीडीएफ खरीद लीजिए, पीडीएफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा समय बचाएगा, ठीक है। यानी कि इसको आप लोग देखेंगे, कब तक देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, एक वीडियो, दो वीडियो, चार वीडियो, कब तक देखेंगे। तो ये आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग क्या करें, पीडीएफ खरीद लीजिए, ठीक है। सारा पीडीएफ सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। पूरा सात सात सेट सभी ईयर का हो चुका है। और ये अभी तो वीडियो लेट बनती है, ठीक ना। पहले हम सोल्यूशन कर लेते हैं सबका, फिर उसके बाद वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर सारा वीडियो बन चुका है। उसके बाद देखिए, ये आपका वीडियो बनाना बाकी है, सोल्यूशन हो चुका है। तो वहाँ पर आप लोग अपना समय बचाने के लिए पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर ख का अथवा है, ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य। यह अपचयी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। प्राथमिक कुंडली में 500 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। गणना कीजिए। क्या क्या गणना करना है, देखिए, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बताना है। दूसरा, निवेशित निवेशित शक्ति बताना, ठीक है। पहले हम लोग परिणमन अनुपात देख लेते हैं। परिणमन अनुपात किसे कहते हैं, तो देखिए, ये देखिए, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, जो जिसे हम लोग एन एस से दर्शाते हैं, ठीक ना, तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात परिणमन अनुपात होता है, ठीक ना, जिसे हम लोग आर से दर्शाते हैं। तो यही, इसी को हम लोग परिणमन अनुपात कहते हैं। किसे, जो आपके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होती है और जो आपकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है, उन्हीं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, एकदम सिंपल परिभाषा है, तनको इधर उधर नहीं, एकदम सिंपल परिभाषा, ठीक है। कहा है कि द्वितीय कुंड जो ट्रांसफार्मर है उसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो एन है, और जो आपका प्राथमिक कुंडली में उसके फेरों की संख्या यानी कि आपका जो एन पी है, ठीक है, एन पी, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात बोलते हैं, जिसको आर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और ये क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल दिया है, इसका ये न्यूमेरिकल है, यह अप यहाँ पर है, यह अपचयी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। प्राथमिक कुंडली में 500 फेरे हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। गणना कीजिए। आपको द्वितीय कुंडली, पहले हम लोग द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बताते हैं। देखिए, फार्मूला आपको हम दिखाएंगे। आपको देखिए, जो आपका वीपी दिया है, क्या दिया है, वीपी, तो वीपी आपका दिया है कितना, 2200 वोल्ट दिया है। जो प्राथमिक कुंडली में वोल्ट का मान दिया है 2200 वोल्ट दिया है, और जो आपका सेकेंडरी में दिया है वोल्ट का मान, वो आपका 220 वोल्ट दिया है, ठीक है। और देखिए, एन पी यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना दिया है, 500 फेरे हैं, 5000 फेरे हैं, ठीक ना, 500 नहीं, 5000 फेरे हैं। और जो आपका ईट का मतलब ईटा का जो मान दिया है, ये इस प्रकार से ईटा बनता है। ईटा इक्वल टू कितना है, 90% यहाँ पर बताया, ठीक ना। तो दक्षता है जिसमें हम लोग ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ट्रांसफर की दक्षता, जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता है 90%, ठीक ना। ईटा की जो मान दिया कितना है, 90% है। अब देखिए, हम लोग पी जीरो इक्वल टू, ये क्या दिया है, पावर दिया है कितना, 8 किलो वाट दिया है। कितना दिया, 8 किलो वाट दिया है। पी नाट दिया 8 किलो वाट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वाट में चेंज करेंगे। तो 1 किलो में 1000 होता है ना, तो 1 किलो में 1000 होता है, तो इसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8000 वाट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं, ये प्रथम वाला निकालेंगे, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। देखिए, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या फार्मूला होता है वी एस अपान वी पी इक्वल टू एन एस अपान एन पी, यानी कि सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, जो सेकेंडरी कुंडली है आपकी, द्वितीय कुंडली में ये बोल्ट है और ये प्राथमिक कुंडली में बोल्ट है, बटे बराबर में आपकी सेकेंडरी कुंडली में जो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो ये निकालेंगे हम लोग। निकालना क्या है हम लोग को, ये निकालना द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि एन एस निकालना है। तो एन एस इक्वल टू जब करेंगे तो एन पी इधर मल्टीप्लाई करेगा तो एन एस बचेगा ना, तो एन एस इक्वल टू वी एस इंटू में एन पी अपान में वी पी हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए वी एस का मान यहाँ पर दिया है, वी एस का मान कितना दिया, देखिए 220 वोल्ट दिया, ठीक ना, 220 वोल्ट दिया। और आपका जो एन पी का मान दिया है 5000 फेरे दिया है, वी पी का मान 2200 है, और यहाँ पर वही मान रखेंगे 220 बटे में 2200, ठीक है, गुणे में 5000, तो एक जीरो से एक जीरो, तो 220 बचा, 220 से 220 काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा आपका 500, तो यहाँ पर एन एस बराबर कितना आ जाएगा, 500 फेरे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था कि एन एस निकालना था आपका, जो आपका सेकेंडरी कुंडली था, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी आ गई, 500 फेरे होंगे, ठीक है। तो इतना आ गया ना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नहीं अभी इसी में दूसरा निवेशित शक्ति निकालना है, चलते उस पर। तो ये आपका दिया निवेशित शक्ति, देखिए निवेशित शक्ति या फिर कह सकते हैं निर्गत शक्ति, ठीक है, निवेशित शक्ति निर्गत शक्ति, ये इसका ईटा बराबर ये फार्मूला होता है पी जीरो अपान में पी आई, ठीक है, पी जीरो अपान में पी आई। तो हमको क्या निकालना है, निवेशित शक्ति निकालना है, निवेशित धारा, यानी कि निवेशित शक्ति कहिए निवेशित धारा कहिए, तो पी आई का मान निकालना है। पी ईटा का मान दिया है 90 है, 90%, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पी जीरो का मान आपका निकाले थे 8 गुणे में 1000, यानी कि 8000, और ये बटे में कितना है 90। अब ये 90% है, ठीक ना, इसको प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, यहाँ पर ईटा बराबर है 8 गुणे 1000 बटे में 90, और प्रतिशत हटाए हैं तो 90, 100 से भाग किए हैं, ठीक ना। तो ये 100 ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 90, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 बटे में 9 बचेगा, ठीक है, 10 बटे में 9 बचेगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 80 गुणे 1000 बटे में 9 हो जाएगा, ठीक है, 80 गुणे 1000। और जब हम थ्रू देखें यहाँ पर आंसर, तो इसमें किलोवाट में दिया था, हम 1000 को हटा दिए, ठीक है, 1000 को हटा दिए, 80/9 किलोवाट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर वाट में होता तो ये 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाता, 80,000 हो जाता, ठीक है। तो 80,000 हो जाता कि 80,000/9 किलोवाट आ जाता आपका आंसर। तो जो आंसर दिया था उसी प्रकार से हम इसको कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग आज आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ई वी तथा आर के पदों में प्राप्त कीजिए, जहां पर ई वी तथा आर क्रमशः सेल का वैद्युत वाहक बल है, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध है, ठीक ना। तो ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए एक मैं यहाँ पर एक सेल बना लिया हूँ, ठीक है। तो ये आपका सेल, ये प्लस ये माइनस, ये छोटा वाला जो होता है माइनस होता है, बड़ा वाला क्या होता है, प्लस होता है। ई आपका जो है विद्युत वाहक बल है, ठीक ना, ई आपका क्या है, विद्युत वाहक बल है, और जी स्मॉल आ रही है आंतरिक प्रतिरोध है, और ये जो कैपिटल आ रही है बाहर बाहर का प्रतिरोध है, ठीक है। और इसमें जो आई ये आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, ये आपकी कुंजी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एम्पियर आपका है, ये एम्पियर है, और ये आपका देखिए बीच में ये जो है वोल्ट है, ठीक ना। तो यहाँ पर एम्पियर है, ये धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, ठीक है। ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। आगे चलते इसके बारे में अगर कुछ लिखना है, थोड़ा सा लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए जब भी आप कोई फिगर बनाइएगा, ठीक ना, जब भी आप कोई फिगर बनाइएगा तो उसके बारे में 2 लाइन 4 लाइन जरूर लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ, माना परिपथ में आई धारा टी समय के लिए, ठीक ना, जो आपकी ये धारा है वो टी समय के लिए क्या है, प्रवाहित होती है, ठीक ना। किसी मान लीजिए कोई समय एक निर्वाह उसमें समय दिया हो कि इतने समय तक प्रवाहित करना है, ठीक है। तो समय के लिए क्या होती है, प्रवाहित होती है। यदि समय में प्रवाहित आवेश क्यू हो, तो यदि समय में जो प्रवाहित आपका आवेश है, जो इसमें आवेश जो दौड़ता है, ठीक ना, धारा में जो आवेश दौड़ता है उसी की बात कर रहे हैं, प्रवाहित आवेश क्या है, क्यू हो, तो तब सेल द्वारा किया गया कार्य, जो आपका सेल द्वारा किया गया कार्य होगा उसका फार्मूला देखिए ये होता है, किया गया कार्य, कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू ई अपान में क्यू। ई क्या है आपका पता ही होगा, विद्युत वाहक बल है, ठीक है। तो यहाँ पर ई इक्वल टू क्यू, क्यू इक्वल टू आप लोग जानते हैं आई इंटू टी होता है, तो क्यू की जगह पर आई इंटू टी रख दिए, तो आई डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू आई इंटू टी, ठीक ना, ई आई टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर इसको एक मान लीजिए, ठीक ना, समीकरण नंबर इसको एक। सेल के बाहर किया गया कार्य, अब सेल के बाहर हम लोग किया गया कार्य देख लेते हैं। ये जो सेल है इसके बाहर बाहर कार्य जो हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो ये ई लिए थे, इसी ई के जगह पर, इसी ई के जगह पर हम लोग क्या मान लेंगे, और वी ले लेते हैं, ठीक ना, क्या ले लेते हैं, वी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई के जगह पर वी लेने पर हम लोग वी लेंगे तो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका समय भी मिल जा रहा है और यहाँ पर वोल्ट भी आपका मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर W1 इक्वल टू VIT हो गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर इसको 2 मानिए। हम लोग आगे चलते हैं इसी पेज के आगे।
एक क्वेश्चन आपका छूटा है गलती से, उसको मैं अभी बता दूंगा आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले देख लीजिए इसको, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर है, ठीक है ना। अभी लिखना है इसमें, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है आपका क्या है, आर है, स्मॉल आर है। अतः परिपथ में आई धारा बहने पर, अतः परिपथ में आई धारा बहने पर सेल के भीतर विद्युत अपघट्य में विभव पतन वी डैश इक्वल टू आई आर होगा, ठीक है। जो आपका विद्युत विभव पतन होगा वो क्या होगा, वी डैश इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर होगा। सेल के भीतर किया गया कार्य, अब जब हम लोग भीतर कार्य कर रहे हैं तो बाहर का निकाल लें, भीतर का भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए W2, इसको मानेंगे हम लोग W2। तो यहाँ पर V माने माने थे, तो जो W1 में माने थे V माने थे, तो यहाँ पर V डैश मानेंगे, ठीक है। तो वी डैश आई टी, ठीक ना, वी डैश आई टी, वहाँ पर वी आई टी था, यहाँ पर वी डैश आई टी हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो v इक्वल टू होता है आपका आई आर होता है, क्या होता है v इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए हम लिखे वी डैश इक्वल टू आई आर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आई आर इंटू में आई टी, तो आई आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। समीकरण नंबर इसको 3 मानिए। अब कुल कुल कार्य जब हम लोग निकालेंगे तो W बराबर W1 प्लस W2 कर देंगे। दोनों को हम लोग क्या, W1 और W2 को जोड़ेंगे तो W बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे F होता है, F 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 होता है ना दर्पण वाले में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। W इक्वल टू W1 प्लस W2, तो W इक्वल टू जो है वी आई टी, जो W1 का मान आपका निकला था पीछे वी आई टी था, और W2 का मान आपका ये वाला निकला, ये आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई आई टी से। अब W इक्वल टू जो आपका पहला निकला था ई आई टी से हम लोग चलते हैं, यहाँ पर जो आपको दिखा दें, यहाँ पर देखिए ई आई टी आया ना, ई आई टी से, यहीं पर हम लोग इसी से अब चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका हम लोग तुलना करेंगे दोनों का, तो यहाँ पर देखिए एक आया W इक्वल टू इतना, एक आया W इक्वल टू इतना, तो इसको हम लोग इधर लिख देंगे, इसको इधर बराबर में लिख देंगे। तो ई आई टी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आई टी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो इसमें एक आई एक टी निकलेगा, तो V प्लस में आई आर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आई था तो एक आई बचेगा और आर बचेगा। तो यहाँ पर आई टी कॉमन ले लिए तो V प्लस में आई आर, तो आई टी से आई टी कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू आपका वी प्लस में आई आर हो जाएगा, ठीक ना। ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी प्लस में आई आर। अब देखिए हम लोग वी इक्वल टू निकालेंगे तो वी को इधर लेकर जाएंगे, आई को इधर, यानी कि मान लीजिए इधर इसको इधर लेकर जाते हैं, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बरा वी बराबर आपका हो जाएगा, वी बराबर ई प्लस में ही रहेगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस आई आर हो जाएगा, क्योंकि यही इधर जा रहा है तो इसी का चिन्ह बदलेगा ना, इसी का चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पर इसके आगे देखिए माइनस लग गया, तो v इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र, अब देखिए आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र हम निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए ई इक्वल टू क्या, ई इक्वल टू यही वाला लिखेंगे, ई इक्वल टू वी प्लस आई आर से, यही वाले से, ठीक ना। ई इक्वल टू जो आपका आया था वी प्लस आई आर, इसी वाले से चलेंगे। तो अब हम लोग इसको इधर लेकर जा रहे हैं, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ई माइनस वी हो जाएगा, इक्वल टू आई आर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू आई आर हो गया। अब आर इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस वी अपान में आई, और ये किस में आ जाएगा, ओम, ठीक ना। ओम का देखिए, ओम का जो आपका फार्मूला होता है आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपान में आई होता है, ठीक ना। आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपान में आई होता है। जब आई का मान निकालेंगे तो आई इक्वल टू वी अपान में आर हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो आई इक्वल टू में वी अपान आर हो जाएगा। तो आई की जगह पर यही मान रखेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग आई की जगह पर मान रखेंगे तो वी अपान में आर हो जाएगा, ठीक है, वी अपान में आर हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आर इक्वल टू आर इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू ई माइनस वी अपान में वी, और ये ऊपर जाएगा गुणा करेगा आर हो जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे था ऊपर चला गया, गुणा कर दिया, ठीक है। तो वही आपका फार्मूला अप्रूव हो जाएगा, आर इक्वल टू ई माइनस वी अपान में वी इंटू में आर, ये आपका जो प्रूव करना था वो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आपका देखिए आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए, बढ़िया से नोट करिए। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 का अंगा, अभी ये क्वेश्चन आपका जो बचा था उसको हम लोग आपको बता दे रहे हैं कहाँ पर। ये देखिए सेट नंबर 5 का जो आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो कह रहे हैं कि ये वाला, ठीक ना, ग वाला। ये देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करेंगे, पोलेराइड के उपयोग लिखिए। देखिए पोलेराइड का उपयोग कई बार आ चुका है, सेट नंबर आप 2 में देखिए, सेट नंबर 4 में देखिए पोलेराइड का उपयोग मिल जाएगा, ठीक ना। और समतल ध्रुवित प्रकाश जो है आपका ये सेट नंबर 4 में मिलेगा, ठीक ना। सेट नंबर 4 में अभी जस्ट कराएं इसको, सेट नंबर 4 में समतल ध्रुवित प्रकाश मिल जाएगा, पोलराइड के उपयोग का बताइए, ये भी आपको मिल जाएगा सेट नंबर 4 में। तो ये क्वेश्चन मतलब हो नहीं पाया था,
तो इसको मैं देखा नहीं, ये पता नहीं कैसे निकल गया, तो इसको मतलब ये आया था इसलिए छोड़ दिए इसको। वैसे लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं, बस ऐसा यही अंतर है। तो यहाँ पर देखिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं? एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इसे 5 एम्पियर परास के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी? ठीक है, कितनी लंबाई की तार की आवश्यकता होगी? तार का परिच्छेद, जो तार का परिच्छेद दिया है क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए 2.7 गुणे 10⁻⁻6 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध आपका दिया है 5.0 गुणे 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर दिया। ठीक है, फार्मूला, अरे फार्मूला करिए, आपका न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल आपको लगाएंगे। यहाँ पर देखिए सेट नंबर 4 में 346 FV, ठीक ना, FV जो कोड है का प्रश्न नंबर 3 का क देखिए, ठीक है, दोनों प्रश्न एक है, ये उत्तर वही होगा जो आपका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर वाला धारा सुग्राह्यता है, यही इसी की बात करें सेट नंबर 4 में देखने के लिए। तो अभी हम लोग आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता के को परिभाषित कीजिए, तो यही है, ठीक ना। हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं, ये तो आपका अलग। यहाँ पर देखिए, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है, ठीक ना। धारा सुग्राह्यता देखिए एस आई, आपका एस आई इंटू फाई अपान में आई इक्वल टू किसके होता है? NA/B अपान में C, ठीक ना, इसके बराबर होती है। ठीक है, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता NA/B का मान बढ़ाकर तथा C का मान कम करके बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये आपको मतलब ये बताया था। तो ये आपको इतना ही लिखना है, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। ठीक है, यही बस इतना ही लिखना था धारा सुग्राह्यता में। तो हम लोग चलते हैं उसी क्वेश्चन पर फिर से। तो यहाँ पर देखिए आपका ये न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? G इक्वल टू 50 ओम दिया है। जो आपका जी दिया है, देखिए आपका प्रतिरोध जो यहाँ पर है 50 ओम दिया है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है कितना है? 50 ओम है। अब देखिए IG आपका दिया है, जो ये वाला मान दिया IG है, ठीक है। विक्षेप के लिए धारा जो दिया है एम्पियर में कितना दिया है? 0.05 एम्पियर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर I का मान दिया है, यहाँ पर 5 एम्पियर, ठीक ना। आई का मान कितना दिया है? 5 एम्पियर दिया है, और यल इक्वल टू निकालना है। और देखिए ए जो आपका क्षेत्रफल दिया है, ए इक्वल टू 2.7 गुणे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दिया है। रो का मान दिया है इतना, विशिष्ट प्रतिरोध जो आपका रो होता है उसका मान दिया है 5 गुणे 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये मान दिया है। अब देखिए फार्मूला पर हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पर प्रतिरोध का सूत्र जो होता है, शंट का प्रतिरोध जो होता है, जिसे हम लोग एस टाइप से इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक ना, शंट का प्रतिरोध होता है। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है IG इंटू कैपिटल जी अपान में I-IG, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। और जो प्रतिरोध का फार्मूला होगा R इक्वल टू जो होता है रो इंटू यल अपान में A, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। तो दोनों का हम लोग तुलना कर दें, क्योंकि ये भी प्रतिरोधी है, ये भी प्रतिरोधी है, तो दोनों के बराबर क्या हो जाएगा? ये इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो यहाँ पर रो यल अपान में ए बराबर में आई जी कैपिटल जी, और ये आपका आई इंटू आई माइनस आई जी, ये हो गया। अब हम किसका निकालना? यल निकालना है, तो यल बराबर क्या? आई जी माइनस में आई जी इंटू में कैपिटल जी, और ये आपका जो ये था इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये ए हो जाएगा, और रो आपका इधर मल्टीप्लाई कर देगा नीचे वाले में। तो यहाँ पर ये कोष्टक में हो गया, कोष्टक में करके यहाँ पर मल्टीप्लाई रो हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले पर ये सूत्र मान रखना है। देखिए इसका मान है 0.05 गुणे में 50 है, और ये 2.75 गुणे 10⁻⁻6 है। देखिए सबका मान यहाँ पर देखिए, ये जो आपका इस पर है, ये देखिए मान इसी पर रख रहे हैं, ठीक ना, इसी सूत्र पर मान रख रहे हैं। यही वाला जो फार्मूला निकला है इसी पर मान रखने, एल का मान निकालना ही है, और ये सबका मान दिया ही है, आपको पता है, सबका मान रख लिए यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर सबका मान हम लोग रख लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबका मान जब रख लिए, तो अब काटेंगे पीटेंगे, ठीक ना, इसको क्या करेंगे? काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे? काटेंगे। अब देखिए इसको जब हम लोग यहाँ से घटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 4.95, ठीक ना, 4.95 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 दशमलव से 2 दशमलव कटेगा, 2 अंक ये देखिए, एक 2 अंक पर दशमलव, एक 2 अंक पर दशमलव, तो दशमलव से दशमलव कट गया। अब देखिए यहाँ पर 5 बचा, और ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, 5 से 5 कटा। बाकी उसी तरीके से है, देखिए 50 गुणे में ये 50 है, 50 गुणे में 2.7 गुणे 2.7 गुणे 10⁻⁻6, और ये दशमलव, ये वाला जो है 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा, तो 10⁻+7 हो जाएगा। और ये देखिए 495 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना।
अब ये 10⁻⁻7 से 10⁻6 घटेगा तो 10 बचेगा, एक ही 10 बचेगा, यानी कि 10⁻1 बचेगा। तो एक तो लिखते नहीं पावर में। 50 गुणे में 2.7 गुणे 10, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा। 27 में 50 गुणा करेंगे तो 1350 आएगा। 1350 से 1350 में हम लोग 495 से भाग देंगे तो आपका यल इक्वल टू 2.73 मीटर आ जाएगा, जिसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी थी। ये लंबाई आपकी ज्ञात हो गई। कितना आ गया? यल बराबर 2.73 मीटर आ गई। ठीक है, तो ये 495 से जब 1350 में भाग देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना यहाँ तक। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका खंड यह आ गए हैं हम लोग। खंड यह पर प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें का, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिन्नत विन्यास की क्रिया समझाइए। अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज, यानी कि देखिए यहाँ पर नी वोल्टेज दिखाइए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आ चुका है सेट नंबर 3 में 346 FU में। प्रश्न नंबर 5 के ग में चित्र हो चुका है। ठीक ना, इसमें क्या हुआ है? चित्र हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन आपको दिखाते रहे, यहाँ पर आंसर हो चुका है। देखिए, सामान्यतः नैज अर्धचालकों के अपमिश्रण करके उनकी चालकता बढ़ाई जाती है। तो ये आपको मतलब ये नहीं बनाना था, आपको ये चित्र बनाना है। ठीक है, ये चित्र बनाना। देखिए इसमें पूछा है पीएन संधि डायोड के अग्र एवं पश्च अभिनति की दशा में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए वांछित परिपथ आरेख दर्शाइए। ठीक है, तो ये आपको आरेख बना लेना, सिर्फ ये आरेख बनाना। ठीक है, जो आरेख ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आरेख आपको बनाना। उसके बाद देखिए इसमें जो इसमें आपको एक पूछा है अभिन्नत विन्यास की क्रिया समझाए, तो इसको मैं अभी आपको समझा दूंगा। और इसका एक और फिगर है, दोनों फिगर आपको बना लेना है। ये वाला भी फिगर बना लेना। ठीक है, ये वाला जो आपको फिगर दिख रहा है रिवर्स वोल्टेज, ये आपका क्या है? रिवर्स वोल्टेज। यहाँ पर देखिए आपका भंजक वोल्टता है, ये इसको मैं समझा चुका हूँ आपको। सेट नंबर 3 में जाएंगे ना तो पूरा जो डिटेल में समझा दिया उसको, वन शॉट वीडियो भी इसमें पड़ी है, तो ये वाला जाकर आप लोग वहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका ना। अब देखिए इसमें पूछा है अभिनत विन्यास की क्रिया समझाए, तो यहाँ पर देखिए हम इसको समझा देंगे आपको। अग्र अभिनत, देखिए अग्र अभिनत क्या है। इसी में एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये वाला, पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत विन्यास की क्रिया समझाए। उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक वोल्टता दिखाइए। ये भंजक वोल्टता जो है अभी मैं आपको दिखाया हूँ इसमें, ये वाला। ठीक ना, ये वाला इसमें फिगर बनाना है। भंजक वोल्टता में ये वाला फिगर बनाना है। और इसके लिए जो आपका है ये वाला फिगर बनाना है। ठीक है, ये वाला फिगर इसके लिए आपका जो अग्र अभिनत के लिए, इसके लिए वोल्टेज के लिए उसका वो फिगर बनाना है। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं ये वाला अग्र अभिनत में जो आपका विशेषताएं वो सब पूछा है। ठीक है, ये देखिए, जब पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल को बाय बैटरी के धन सिरे से तथा एन टाइप क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है, तो यह संधि अग्र अभिनति कहलाती है। इस दशा में पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, इसमें क्या होता है, जो आपका पीएन संधि डायोड होता है इसमें पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर एक बाय वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक ना, पी पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यह क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। जो आपका यह क्षेत्र होता है, यह आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से क्या होता है, कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस प्रकार संधि डायोड में वैद्युत क्षेत्र के कारण कोटर पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। इस प्रकार परिपथ में एक धारा बहने लगती है। इस प्रकार परिपथ में क्या होती है, एक धारा बहने लगती है जो संधि पर आरोपित वोल्टेज बढ़ाने पर तेजी से बढ़ती है। जो संधि पर क्या होती है, जो आरोपित वोल्टेज होती है उसको बढ़ाने पर क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक ना, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूछा था उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत देखिए यहाँ पर लिखे हैं उत्क्रम अभिनत, दोनों क्वेश्चन एक साथ करा दिए हैं। ठीक है, उत्क्रम अभिनत देखिए, जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाय बैटरी के ऋण सिरे से, जो होता है आपका संधि डायोड, ठीक है, जो पी क्षेत्र को बाय बैटरी से ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाता है, तो संधि रिवर्स बायस, तो संधि जो होती है रिवर्स बायस कहलाती है। ठीक है, यदि पी से बैटरी का ऋण सिरा तथा एन क्षेत्र से धन सिरा जोड़ दे तो कोटर तथा इलेक्ट्रॉन संधि से दूर हट जाते हैं
और धारा का जो बहना बंद हो जाता है, ठीक ना, जो धारा होती है उसका बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। उत्क्रम अभिनत में एक बहुत क्षीण उत्क्रम धारा बहती है। इसका कारण यह है कि दोनों पी तथा एन क्षेत्रों में ऊष्मीय विक्षेप के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन तथा कोटर विद्यमान होते हैं। पी क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को तथा एन क्षेत्र में उपस्थित इन कोटरों को अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, जो आपके पी क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो एन क्षेत्र में उपस्थित आपके कोटर होते हैं, उनके वो अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं। उत्क्रम वोल्टेज के बहुत उत्क्रम वोल्टेज के बहुत अधिक बढ़ जाती है, उत्क्रम वोल्टेज के से बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि संधि के पास के सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। यह स्थिति एवेलास भंजन कहलाती है, ठीक ना। जो यह स्थिति होती है क्या कहलाती है, एवेलास भंजन कहलाती है। जो आपकी ये स्थिति होगी वो क्या कहलाएगी, एवेलास भंजन कहलाएगी। हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे नहीं चलेंगे क्योंकि आगे प्रश्न नंबर 7 है। तो प्रश्न नंबर 7 से हम लोग कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 25-26 मिनट की हो ही गई है, ठीक है। तो अब आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस पार्ट को मैं जल्दी से जल्दी कराऊँ, ठीक है। वीडियो को लाइक करेंगे जितना ज़्यादा उतना जल्दी कराएंगे। कमेंट, छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप लोग मेरे लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। बाय बाय।